नमस्कार। मैं हूँ राकेश और टैक्स जंक्शन के खास पेशकश में मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, रियल इस्टेट रिलेटेड हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। हम सोचते हैं कि रियल इस्टेट, मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, मैंने घर खरीदा, मैंने दुकान खरीदा, तो इसके ऊपर जीएसटी मुझे कितना भरना पड़ेगा। तो उसके लिए आज सीए मनीष गादिया सर है, जो अपने स्टूडियो में आए हैं, जो अपने को गाइड करने वाले हैं कि जीएसटी के रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन है। तो अगर मनीष सर की मैं बात करूं, तो मनीष सर जो है वो आईसीएआई में रीजनल काउंसिल मेंबर है। साथ ही साथ मनीष सर ने अभी तक 250 के ऊपर जीएसटी को लेके उन्होंने लेक्चर दिए हैं। मनीष सर 1997 से सीए की प्रैक्टिस में है। तो मनीष सर, हम आपका स्वागत करते हैं टैक्स जंक्शन के खास पेशकश में। थैंक यू वेरी मच राकेश हाँ फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और एक ये मौका मुझे दिया है आपने इंटरेक्ट करने का लोगों के साथ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, बोलिए। मेरा पहला सवाल आपको है कि ये जो जीएसटी का रिजीम है, इसमें हम रियल इस्टेट की डेफिनेशन क्या बोलते हैं, मतलब क्या क्या इंक्लूड होता है एग्जैक्टली रियल इस्टेट की हम जब बात करते हैं कि दुकानें, घर और क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें। सी जीएसटी में रियल एस्टेट को कोई अलग से ऐसा डेफिनेशन नहीं दिया है। हाँ रियल एस्टेट का मतलब हम जो एक जनरल मीनिंग लेते हैं कि जो आप शॉप है, या जो आप गोडाउन है, या जो आप फ्लैट है, या कोई भी पर्पस के लिए प्रॉपर्टी का जो खरीद और बेचान कर रहे हो। हम्म, फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, हम्म, आपका ऑफिस का कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेसिकली। तो रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा वाइड टर्म है। ओके ओके। तो सर, हमेशा हमारे मन में एक सवाल आते रहते हैं कि मान लो कि मैंने कोई पुराना घर जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, ओके, तो वो मैंने अगर खरीदा, मतलब सामने वाले पार्टी लोन नहीं दे पाए तो वो मैंने खरीदा, तो मैंने उसके ऊपर कितना जीएसटी भरना चाहिए, मेरी क्या लाइबिलिटी आती है जीएसटी भरने की, कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन घर है वो मैंने खरीदा तो। तो सबसे पहले तो जो अंडर कंस्ट्रक्शन अगर हम बात करें तो जीएसटी की लैंग्वेज में, जिसका कि बॉम्बे में ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट या बाकी जगह पे बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आया, वो हाँ। सबको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी जीएसटी की भाषा में गिनते हैं। ओके। तो जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, उसमें बिल्डर जो है, डेवलपर जो है, जो कि ये बिजनेस में है, उसको जीएसटी कलेक्ट करना है बायर से और उसको पे करना है। ओके। सो जीएसटी, अगर मैं रेसिडेंशियल फ्लैट की बात करूं, तो रेसिडेंशियल फ्लैट में भी उन्होंने 1 अप्रैल 2019 के बाद में उन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग और अदर हाउसिंग कर दिया है। अगर मेरा अफोर्डेबल हाउसिंग, तो अफोर्डेबल हाउसिंग का मतलब ये होता है कि मेरा फ्लैट का एरिया अगर मेट्रो सिटीज में लाइक बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, ऐसे उन्होंने मेट्रो सिटीज डिफाइन किए हैं। एरिया 60 स्क्वायर मीटर के नीचे है या 60 स्क्वायर मीटर तक है कारपेट एरिया, या फिर अदर देन मेट्रो सिटी में 90 स्क्वायर मीटर के नीचे है, और फ्लैट का वैल्यू 45 लाख रुपए के तक है, तो वो अफोर्डेबल हाउसिंग हो जाता है। तो समझो बॉम्बे में अगर मैं बात करूं, तो बॉम्बे में मेरा समझो 50 स्क्वायर मीटर का घर है, बट उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपया है। ओके। बिल्डर 1 करोड़ में बेच रहा है, तो वो अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं होगा। अच्छा, 45 लाख के अंदर होना जरूरी 45 लाख के अंदर और 60 स्क्वायर मीटर तक होना चाहिए, होना उसके चाहिए। ऊपर नहीं होना चाहिए। हाँ। अगर समझो कोई एरिया है, कोई छोटे गांव में अगर मैं जाता हूं, और वहां पे समझो उसने मेरे को 100 स्क्वायर मीटर का घर दिया, लेकिन 100 स्क्वायर मीटर का जो घर है वो 40 लाख का ही है, ओके। तो भी वो अफोर्डेबल हाउसिंग में फिट नहीं होगा, क्योंकि उसमें 90 स्क्वायर मीटर का लिमिट क्रॉस कर लिया, तो दोनों अच्छा कंडीशन मीट होगा, अच्छा तो वो अफोर्डेबल हाउसिंग हो गया। अच्छा अच्छा। अफोर्डेबल हाउसिंग के केस में जीएसटी का रेट 1.5% है, 1.5%। बट जीएसटी में उसने क्या किया है कि जो भी अलोंग विद लैंड अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हो, तो 1/3 डिडक्शन टुवर्ड लैंड इज अलाउड। ओके। तो अगर समझो फॉर एग्जांपल मेरा 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है, या 1.5 करोड़ का मेरा प्रॉपर्टी है, 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी पे मेरे को 1/3 डिडक्शन टुवर्ड लैंड अलाउ करेगा, तो मेरा 1 करोड़ हो गया टैक्सेबल वैल्यू। ओके। उस टैक्सेबल वैल्यू पे अगर मैं 1.5% जीएसटी देता हूं, तो इफेक्टिवली 1.5 करोड़ पे मैं 1% दे रहा हूं। तो ओके। जनरल की भाषा में, लेन देन की भाषा में बोलते हैं कि जीएसटी 1% है ऑन द अच्छा टोटल। अच्छा अच्छा, डिडक्शन वो ले लेते हैं लैंड का।
डिडक्शन ले लेते हैं, इसके लिए इफेक्टिवली उतना ही आ जाता है ना। 1 करोड़ पे 1% भरूंगा तो ₹1,00,000 हुआ, 1.5 करोड़ पे भी सॉरी, 1 करोड़ पे 1.5% भरूंगा तो 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ हो ₹1,50,000 हो गया। जाएगा। करेक्ट। और 1.5 करोड़ पे मैं 1 लाख 1% गिनूंगा तो भी मेरा 1.5 लाख हो गया, तो टैक्स उतना ही आ जाता है। ओके 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 ओके। मतलब मतलब अंडर अपन ने कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए अफोर्डेबल का उन्होंने एक प्रोविजन लाया है, लेकिन अगर हम नॉन अफोर्डेबल की अगर बात करते हैं तो कैसा है वो? नॉन अफोर्डेबल में अगर मैं जाता हूँ तो नॉन अफोर्डेबल तो हमको समझ में आ गया कि क्या चीज है। नॉन अफोर्डेबल के केस में उन्होंने 7.5% का रेट रखा है। अच्छा 7.5% का रेट है और टुवर्ड 1/3 डिडक्शन टुवर्ड लैंड अलाउड है। अच्छा, तो उसमें भी अगेन अलाउड। वो इफेक्टिवली 5% हो जाता है। तो अच्छा हम उसको जनरल बोल भाषा में उसको 5% बोलते हैं। ओके 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 तो ओके। ये जो है 1 अप्रैल 2019 के बाद अगर कोई भी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट चालू हुआ है तो उसको ये रेट लगेगा। ओके। उसके पहले अगर कोई रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट चालू हो गया है तो बिल्डर को गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया था कि उसको ये नई स्कीम में आना है तो नई स्कीम में आ सकता है, या उसको चाहिए तो पुराने स्कीम में रह सकता है। ओके। तो ये हो गया नया स्कीम। बट नए स्कीम में अगर बिल्डर आता है तो उसको कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। अच्छा इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब वो जो स्टील खरीदेगा, सीमेंट खरीदेगा, रेती, टाइल्स, फिर वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर को हायर करेगा तो वो उसके जो भी ऊपर भरा जीएसटी हुआ पे जीएसटी। करता है उसके ऊपर उसको कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। अच्छा ये होगी नई स्कीम। अच्छा। इसके अलावा जो पुरानी ओल्ड स्कीम थी हम्म। जो 1 अप्रैल 2019 के पहले एप्लीकेबल थी, उस स्कीम में ऐसा था कि देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग। ओके। तो उस टाइम पे कॉन्सेप्ट था लो कॉस्ट हाउसिंग। अच्छा। तो लो कॉस्ट हाउसिंग में भी उन्होंने काफी कुछ पैरामीटर्स दिए थे, मैं हर पैरामीटर्स की डिटेलिंग में नहीं जाता। हाँ हाँ। बट उसमें भी ये था कि वैल्यू कहीं पे भी दिया नहीं था 45 लाख का या ऐसा कुछ भी। हम्म। उसमें दिया था कि अगर 60 स्क्वायर मीटर के नीचे का घर है हम्म। तो वो लो कॉस्ट हाउसिंग हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना और इस तरीके की कई स्कीम गवर्नमेंट के थे, इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिलता था, ऐसा कुछ स्कीम थे। तो वो सब स्कीम के फ्लैट में अगर होगा हम्म। तो वहां पे आपको 12% का जीएसटी रेट था। ओके। बट 12% पे अगर मैं वापस 1/3 डिडक्शन टुवर्ड लैंड लगाता हूँ तो मेरे को इफेक्टिवली 8% आ जाता है। अच्छा, तो बिल्डर अभी नए स्कीम में और जाना ज्यादा पसंद करते हैं, बस आईटीसी अगर बाकी हाँ, नहीं है लेकिन तो फिर उसमें वो। मेरे हाँ, हाँ, लेकिन मुझे आईटीसी क्रेडिट उसमें मिलता था। मिलता था। राइट। हाँ, तो अभी कोई बिल्डर को कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट उसका है, क्या स्टेज पे प्रोजेक्ट है, उसके हिसाब से बिल्डर ने उसको चूज किया है स्कीम को। अच्छा, इसका मतलब अगर मैंने घर खरीदना है तो अगर मैंने पुराना वाला जो स्कीम बिल्डर फॉलो कर रहा है वो वाला मैं घर खरीदने गया तो मुझे सस्ता गिर सकता है अगर बिल्डर ने पुरानी स्कीम ली रहेगी तो, है ना? क्योंकि ली रहेगी और वो वो मेरे क्रेडिट को पास ऑन करना चाहिए। क्रेडिट पास ऑन करना चाहता है तो फिर मेरे को वो फायदा हो सर, सकता है, राइट ना? हो सकता है, हो हाँ। सकता है। और तो दूसरा, सर। जैसे पुराने वाले स्कीम में मैंने आपको एक तो बताया कि मेरा लो कॉस्ट हाउसिंग है। राइट। एक मेरा अगर नॉर्मल घर होगा तो उसमें मेरा जीएसटी का रेट था 18%। ओके 18% में अगेन 1/3 डिडक्शन टुवर्ड लैंड करूंगा तो इफेक्टिवली 12%। तो ओके ये हो गया मेरे घर के लिए पुराने स्कीम में इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता था। ओके ओके ओके। इसके अलावा साथ में मैं कॉमर्शियल भी एक्सप्लेन कर देता हूँ राकेश आपको। हम्म। अगर मेरा कॉमर्शियल प्रॉपर्टी होगा, कोई भी कॉमर्शियल पर्पज के लिए, दुकान हो सकता है, गोडाउन हो सकता है, मॉल हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, फैक्ट्री हो सकता है, कुछ भी। तो अपार्ट फ्रॉम रेसिडेंशियल एवरीथिंग इज कॉमर्शियल। ओके सो कॉमर्शियल में भी टैक्स रेट खाली एक सिंपल 18% ही था। और अगर उसमें वैल्यू ऑफ लैंड भी इंक्लूड था तो उसमें 1/3 डिडक्शन टुवर्ड लैंड था, तो इफेक्टिवली वो भी 12% हो जाता है। और कॉमर्शियल में पुराना हो या नया हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट बिल्डर को मिलता है। अच्छा। और उसका टैक्स रेट में कोई चेंज नहीं है कॉमर्शियल के केस में। ओके तो ये पूरा टैक्स रेट रियल एस्टेट का ब्रीफली मैंने एक्सप्लेन किया है। ओके। या आपका और एक क्वेश्चन था कुछ? हाँ सर, मैं अगर मान लो कि मैं कमर्शियल का अगर मैं खरीद लो, मैं शॉप खरीद लो, ओके, कमर्शियल का, और मेरा बिजनेस भी रेंट पे देना है, तो क्या मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी पे भरा हुआ जीएसटी आईटीसी करके क्लेम कर सकता हूँ क्या मेरे रिटर्न में? नहीं, जीएसटी में उन्होंने सर्कुलर सर्विस टैक्स में भी एक इशू किया था और जीएसटी में भी ये है कि ये जो आपका इनपुट टैक्स, ये जो आपने प्रॉपर्टी खरीदा वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाता है हम्म। कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने के बाद में। हम्म। सो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाता है तो ये आपका इनपुट भी नहीं है और इनपुट सर्विस भी नहीं है, बिकॉज ये सर्विस भी नहीं है और गुड्स भी नहीं है। हम्म। तो इसके लिए आपको इसका कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा ओके अगर आप प्रॉपर्टी भाड़े पे देते हो तो। ओके
प्रॉपर्टी कोई भी कमर्शियल हो या फिर रेसिडेंशियल हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी में खरीद रहा हूँ, इसलिए मेरे को जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलने वाला अगर मैं नहीं एज ए मिले। यूजर खरीद रहा हूँ तो। बिल्डर तो अपने ले Yes. लेते हैं क्रेडिट। ओके ओके। हाँ, बिल्डर को क्रेडिट मिल जाएगा क्योंकि बिल्डर का तो ये अपने बिजनेस ही है ना। क्रेडिट, हाँ, मैं एज ए इंडिविजुअल कॉमन मैन नहीं ले पाता हूँ क्रेडिट। ओके।